आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्शन एंड द वेरियस कॉलम थ्योरीज। सो लेक्चर नंबर 1 में मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा डेफिनेशन, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं पहले डिस्कस करूंगा कि शाफ्ट क्या है, एक्सेल क्या है, स्पिंडल क्या है। कभी कभार हम लोग ये जो टर्म्स है इनमें हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि होते क्या है। देखिए पहले डेफिनेशंस में क्या है, इन मशीनरी द जनरल टर्म शाफ्ट रेफर्स टू ए मेंबर यूजुअली ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन व्हिच सपोर्ट्स गियर्स, sprockets, wheels, rotors, etc., and which is subjected to torsion and to transverse or axial load acting singly or in combination। इसका मतलब क्या है, शाफ्ट वही है, जैसे सभी लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, जो मोटर वगैरह होते हैं जो भी घूमते रहता है, ठीक है, जैसे व्हील हम लोगों का हो गया गाड़ी के नीचे, इनके बीच में हम लोग का जो भी दो व्हील्स के बीच में जो भी शेफ्ट है, मतलब जो भी कनेक्टिंग रॉड है, उसी को हम लोग बोलते हैं शेफ्ट। और शेफ्ट में होता क्या है, टॉर्जन एक्टिविटी। मतलब क्या है, ये अबाउट द एक्सिस ये घूमते रहता है, तो वो हो गया आपका टॉर्शन एक्टिविटी, जिसके कारण ये यहाँ पे दिया हुआ है विच इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन एंड टू ट्रांसवर्स और एक्सियल लोड एक्टिंग सिंगली और इन कॉम्बिनेशन। उसके बाद एक्सेल के बारे में क्या है, An axle is a rotating or non-rotating member that supports the wheels। Similarly क्या है, एक्सेल भी एक, ये जरूरी नहीं है कि ये रोटेटिंग रहे, ये रोटेटिंग भी रह सकता है और नॉन रोटेटिंग मेंबर भी रह सकता है, which supports the wheels as well as pulley and carries no torque। इसमें क्या है, टॉर्क प्रेजेंस नहीं होते, जैसे यहाँ पे क्या होते हैं, टॉर्क होते हैं घूमने के कारण, लेकिन एक्सेल में क्या होता है, टॉर्क नहीं होते हैं। उसके बाद स्पिंडल क्या होते हैं, स्पिंडल इज ए शॉर्ट शैफ्ट, जो भी शैफ्ट है वही स्पिंडल को भी शैफ्ट ही कहलाता है, लेकिन जो भी शॉर्ट लेंथ का शैफ्ट होते हैं उसी को हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। टर्म्स सच एज लाइन शैफ्ट, हेड शैफ्ट, स्टाफ शैफ्ट, ट्रांसमिशन शैफ्ट, ये डिफरेंट टाइप ऑफ शैफ्ट है, लाइन शैफ्ट, हेड शैफ्ट, सब शैफ्ट, ट्रांसमिशन शैफ्ट, काउंटर शैफ्ट और फ्लेक्सिबल शैफ्ट आर नेम्स एसोसिएटेड विद स्पेशल यूजेजेस। उसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्सन। टॉर्सन के इक्वेशन क्या है, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ कर रखा हूँ, डी इक्वेशंस, बेंडिंग इक्वेशंस क्या होता है, एम बाई आई इज इक्वल टू, यूनिट नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ कर रखा हूँ कि बेंडिंग इक्वेशन होते हैं एम बाई वाई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो दोनों इक्वेशन ही सेम है, एक बेंडिंग इक्वेशन हो गया और दूसरा टॉर्सन इक्वेशन हो गया, लेकिन डिफरेंस यही है कि टॉर्सन जो इक्वेशन है इसमें मोमेंट के जगह में हम लोग की टॉर्सन होगा, क्योंकि दोनों ही रोटेटिंग फोर्स होते हैं। जैसे मोमेंट हो गया, एक मोमेंट के जगह में सिंपल क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा टॉर्सन। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगी, नहीं सॉरी, जो हम लोगों की एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर है, यहाँ पे ये है कि हम लोगों का जो, ये तो हो गया आपका शेयर स्ट्रेस, बट दिस इज टॉर्क हियर। सो मोमेंट जहाँ पे है, मोमेंट के जगह में हम लोगों का टॉर्क होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, मोमेंट के जगह में हम लोगों का हो गया टॉर्क। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जगह में हो जाएगी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो जे है ये हो गया आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद सिग्मा बाई वाई, सिग्मा यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस था, यहाँ पे शियर स्ट्रेस होगा, सो सिग्मा बाई वाई के जगह में होगा टाउ बाई आर। यहाँ पे होगा डिस्टेंस, यहाँ पे वाई था डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन जो टॉर्शन इक्वेशन इसमें हो गया पोलर रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट हो गया ई बाई आर, ठीक है, ई बाई आर का मतलब क्या है, यहाँ पे हो गया था रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर का मतलब है यहाँ पे हो गया लेंथ ऑफ द शैफ्ट, एंड ई के जगह में जैसे हम लोग का
ई है, इसमें हो जाएगी जी इंटू थीटा। मतलब दोनों ही इक्वेशन जो है इनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ई के जगह में हो जाएगा जी इंटू थीटा, क्योंकि ई जो है ये नॉर्मल स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग के शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस होने के कारण शेयर स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में हम लोग के क्या होता है शेयर मॉडुलस विच इज नोन एज रिजिडिटी मॉडुलस, और जी हम लोग के रिजिडिटी मॉडुलस है। तो फाइनली हम लोग ये दो इक्वेशंस को ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और लिख सकते हैं। यह हो गया आप लोग का टॉर्सन इक्वेशन, और टॉर्सन इक्वेशंस के हम लोग के पास डिराइवेशन नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, तो इसको इस इक्वेशन को हम लोग को याद रखना है, सिंपल है, और इसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आर द वेरियस एजम्पशंस ऑफ टॉर्सन। टॉर्सन इक्वेशंस के क्या क्या एजम्पशंस है। पहला तो है द बार इज एक्टेड अपन बाय ए प्योर टॉर्क। ये चीजें जो है ये बाय हार्ट करके याद करना है। द फर्स्ट ऑफ ऑल द बार और जो भी शेफ्ट है वो दैट इज एक्टेड अपन बाय ए प्योर टॉर्क। दूसरा चीज क्या है, नेक्स्ट है आपका द सेक्शन अंडर कंसिडरेशन इज रिमोट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड एंड फ्रॉम ए चेंज इन डायमीटर। दूसरा क्या है, एडजेसेंट क्रॉस सेक्शंस ओरिजिनली प्लेन एंड पैरेलल रिमेन प्लेन एंड पैरेलल इवन आफ्टर ट्विस्टिंग। जो भी सेक्शन है पहले क्या था ये घूमता नहीं था, लेकिन घूमने के बाद भी ये जो भी जैसे ही मतलब ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थे वैसे ही इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दैट इज आफ्टर ट्विस्टिंग ऑल्सो द क्रॉस सेक्शन ओरिजिन रिमेन्स एज प्लेन। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो भी एजम्पशन है दैट इज द मटेरियल ऑलवेज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो यंग स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन हो जाता था हुक्स लॉ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रॉस सेक्शन रोटेट्स एज इफ रिजिड, दैट इज एवरी डायमीटर रोटेट्स थ्रू द सेम एंगल। इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कोई ये क्रॉस सेक्शन रिजिड है तो ये जैसे ही घूमेगा इसके हर एक पोजीशन क्या होगा इक्वली घूमेगा। दैट इज द क्रॉस सेक्शन रोटेट्स एज इफ रिजिड, दैट इज डायमीटर रोटेट्स टू द सेम एंगल। सेम एंगल से ये हर जगह घूमेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल टॉर्क। अभी देखिए अभी मैंने जितनी भी टर्म्स बताया है इस टर्म्स को अगर देखा जाए शेफ्ट में तो हम लोग देख सकते हैं जी इंटू थीटा बाई एल। थीटा क्या था, एंगल ऑफ ट्विस्ट, यहाँ पे दिखा सकते हैं जैसे एंगल ऑफ ये घूमेगा तो कितने डिग्री एंगल में घूमेगा विथ रेस्पेक्ट टू द डायमीटर इस एंगल ऑफ ट्विस्ट। टाउ का मतलब है शेयर स्ट्रेस, आर इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। उसके बाद टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया। तो जितने भी हम लोग के टर्म्स था वो हम लोग इस शेफ्ट में हम लोगों ने दिखा के रखा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय जे विच इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन 0 to r 2 pi इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो भी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर ए सॉलिड शेफ्ट हो जाएगी 2 इंटू द पाई। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग बोलते हैं पोलर सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, क्योंकि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। उसके बाद 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन किया जाए आर क्यूब को तो ये हो जाएगी r to the power of 4/4 इंटीग्रेशन 0 to r। सो फाइनली होगा पाई इंटू आर क्यूब बाई 64। जैसे हम लोग को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर शेफ्ट इज पाई इंटू डी टू दी पावर ऑफ 4 बाई क्या होता है पाई इंटू डी टू दी पावर ऑफ 4 बाई 64। लेकिन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होते हैं उसमें ट्वाइस होते हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगी पाई इंटू डी टू दी पावर ऑफ 4 बाई 32। क्योंकि जे का मतलब क्या होता है, जे का मतलब होते हैं हम लोग की आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और दोनों ही सेम होते हैं जिसके कारण आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, जो कि ये आई एक्स एक्स की वैल्यू अगर आई एक्स एक्स एंड आई प्लस आई वाई वाई करेंगे
अगर दोनों ही सेम हो जाएगी तो 2i(x) हो जाएगी। सो 2 इंटू पाई इंटू डी टू दी पावर 4/64 का मतलब क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी टू दी पावर 4/32 हो जाएगी। उसके बाद होलो के लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाई इंटू द डी टू दी पावर 4/32 माइनस ऑफ पाई इंटू स्मॉल डी टू दी पावर 4/32, यही इक्वेशन है। बस स्मॉल डी और कैपिटल डी के टर्म्स में लिखेंगे और कैपिटल डी से हम लोग स्मॉल डी को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो एरिया है वो एम्प्टी एरिया है, होलो एरिया है। उसके बाद ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शेफ्ट, सॉलिड शेफ्ट एज वेल एज होलो शेफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के, ये फाइनली इन्होंने लिख दिया है होलो शेफ्ट और सॉलिड शेफ्ट एंड होलो शेफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हो गया पोलर सेक्शन मॉडुलस। जैसे हम लोग का सेक्शन मॉडुलस हम लोग क्या लिखते थे, सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई लिखते थे। यहाँ पे पोलर, अगर पोलर सेक्शन मॉडुलस चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, जेड पोलर इज इक्वल टू आई के जगह में हो जाएगी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय आर, रेडियस ऑफ द शेफ्ट। उसके बाद ये हो गया आपका, तो फाइनली क्या है, सो द पोलर सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय सी, where the c is equal to a radius that is diameter by 2 and j is equal to the polar moment of inertia which is equal to, for the solid circular cross section zp is equal to pi into, zp का वैल्यू कैसे आएगा, पाई इंटू डी टू दी पावर 4/32 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे रेडियस से, डेट इज डायमीटर बाई 2, तो कैंसिल होके क्या रह जाएगी, पाई इंटू द डी क्यूब बाई 16। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगी आपका फॉर द होलो। सिमिलरली क्या है, होलो का भी सिमिलरली पाई, जो भी इक्वेशन है हम लोग का, इस इक्वेशन का हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे हम लोग डायमीटर बाई 2 से। सो फाइनल डायमीटर दैट इज डी नॉट बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये रह जाएगी। उसके बाद शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, शियर वी नो दैट शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, शेयर स्ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस का मतलब हो जाएगा टाउ बाई जे इंटू आर। अब टाउ हो गया, जेड बाई आर का मतलब क्या हो गया, जेड बाई आर का मतलब हो जाएगी जेड पी। तो टाउ बाई, सो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू टी बाई जेड पी हो गया। अभी अगर हम लोग को कभी कभार क्या करना पड़ता है, जो भी शेफ्ट होते हैं, शेफ्ट में हम लोग को पावर ट्रांसमिशन वगैरह निकालना पड़ता है, तो जो भी पावर ट्रांसमिशन निकालना है उसके लिए इक्वेशन क्या है, पावर ट्रांसमिशन की पावर इन वाट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन, 2 इंटू पाई इंटू एन इंटू द टी बाई 60। यार द पावर इज इन वाट, ये जो इक्वेशन है इसमें पावर किस में है, वाट में है। लेकिन अगर हम लोगों को हॉर्स पावर में चाहिए, जैसे 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर का मतलब है। अगर हम लोग को हॉर्स पावर में चाहिए, जैसे ये HP में दिया हुआ है, अगर हॉर्स पावर में चाहिए तो हम लोग इक्वेशन बन जाएगा 2 इंटू पाई इंटू एन इंटू द टी बाई 60। यार टी का मतलब क्या है, यार टी का मतलब हो जाएगा आपका टॉर्क एंड एन का मतलब हो जाएगा डी नंबर ऑफ रोटेशंस विच इज इन RPM, नंबर ऑफ रोटेशंस या रिवॉल्यूशंस जो भी है, जितनी स्पीड में, जितने RPM में ये रिवॉल्यूशंस पर मिनट में घूमेगा शेफ्ट, वही लिखना है n के वैल्यू में। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका सेफ डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। व्हाट विल बी द सेफ डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, द सेफ डायमीटर ऑफ द शाफ्ट विल बी इक्वल टू टॉर्क बाई जे इज इक्वल टू जी इंटू द थीटा बाई एल। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टॉर्क बाई जे इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाय आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन फाइनली हम लोगों को पता ही है कि इक्वेशन फुल टॉर्शन की इक्वेशन क्या होते हैं,
उसके बाद वी टेक ये दो इक्वेशन है हम लोग के पास, ये दो इक्वेशंस का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो भी हायर वैल्यू होगा वही हम लोगों को लेना है। दी हायर ऑफ, वी नीड टू टेक द हायर वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ बोथ द केसेस, दोनों से डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। जो भी डायमीटर हायर आता है वही हो गया सेफ डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। अभी ट्विस्टिंग के केस में what will be the shear stress? The shear stress is equal to the 16t divided by pi into the dq, whereas the shear stress here is equal to hollow के लिए हो गया, solid के लिए हो गया। उसके बाद next है हम लोगों के diameter of the shaft to have a maximum deflection। ये जो इक्वेशन है ये हम लोगों को सिंपल याद रखना है। व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट टू हैव ए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन? सो डायमीटर इज इक्वल टू 4.9 इंटू, ये कभी कभार हम लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी पूछा जाए। व्हाट विल बी द इक्वेशन? सो डायमीटर इज इक्वल टू 4.9 इंटू द फोर्थ रूट ऑफ torsion into the land by modulus of rigidity into the alpha value। Okay, thank you।